तो देखिए साथियों, आज बात करेंगे कि क्या है टू स्टेट डिस्प्यूट मिडिल ईस्ट के अंदर। ठीक है, बहुत लंबे समय से हम देख रहे हैं कि इस डिस्प्यूट के कारण मिडिल ईस्ट के अंदर, अगर मैं बात करूं तो इसराइल और इधर हमास जो कि कंडक्ट होता है गाजा पट्टी के, मेनली गाजा पट्टी के अंदर से, और दूसरी ओर अगर मैं बात करूं ऊपर लेबनान, ठीक है, और उसके बाद जॉर्डन, सीरिया, ये देश आए दिन इसराइल के ऊपर, या फिर कहूं कि इसराइल इनके ऊपर हमले करता रहता है आए दिन। और मिडिल ईस्ट के अंदर ये एक गतिरोध की सिचुएशन हमेशा से ही बनी रही है। ठीक है, हाल फिलहाल में हमने देखा किस तरीके से 7 अक्टूबर 2023 के दिन एक हमला होता है हमास के द्वारा इसराइल के ऊपर। ये काफ़ी बड़ा हमला था जिसमें लगभग इसराइल के 1200 नागरिक तो मारे गए थे, और साथ ही मैं बात करूं तो 450 नागरिकों को इसराइल के बंदी बना लिया गया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है और समझाऊंगा, मैं आपको ब्रीफ करूंगा, मैं बहुत हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ ये आपको समझाता हूं कि ये टू स्टेट डिस्प्यूट क्या है, जिस कारण से कि ये युद्ध जैसी स्थिति हाल मिडिल ईस्ट के अंदर हमेशा से ही बनी रहती है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ मेरे इस चैनल पर। मेरा नाम है एस के शर्मा, मेरे चैनल स्टडी सेंटर पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए साथियों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज ग्लोबल अपडेट्स की डेली वीडियोस हमारे इस चैनल पर अपलोड की जाती हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ इस टू स्टेट डिस्प्यूट को समझने से पहले कुछ हम हिस्ट्री में झांक लेते हैं हल्का फुल्का। देखिए था क्या, 1967 का ये जो वॉर था, इसको 6 डे वॉर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इससे पहले 1948, ठीक है, 1948 में होता क्या है कि इसराइल के द्वारा अपनी स्वतंत्र घोषणा की जाती है। इसराइल के द्वारा कहा जाता है कि अब हम एक कंट्री हो गए। ठीक है, अब इसके बाद होता क्या है, अरब के कई देश होते हैं वो इसराइल के ऊपर मिलकर के कर देते हैं हमला। उसमें क्या होता है, जो सिचुएशन होती है ना वो बहुत हद तक बदल जाती है। थोड़ा मैप से हम लोग समझेंगे कि सिचुएशन क्या बदलती है। देखिए सिचुएशन बदलती है, यहाँ पर आपको शेडेड एरिया देखेंगे, ये वेस्ट बैंक कहलाता है। ठीक, यहाँ पर 1948 तक देखिएगा, समझिएगा, 1948 तक कब्जा हुआ करता था जॉर्डन का, इसके काफ़ी एरिया पे। और यहाँ पर आप देखेंगे गाजा पट्टी, तो इसका जूमिंग एरिया जब आप देखेंगे गाजा पट्टी को जूम करके, ये रही गाजा पट्टी, लगभग 41 किलोमीटर की ये गाजा पट्टी बताई जाती है। 41 किलोमीटर का ये एरिया है और 4 मिलियन लोग यहाँ पर रहते हैं। दुनिया की सबसे घनी आबादी है ये। ठीक है, तो देखिए 1948 में जब ये वॉर होता है, उस समय तक तो जॉर्डन का वेस्ट बैंक पर और इजिप्ट को कहते हैं मिस्र, उसका कब्जा था गाजा पट्टी पर। बट 1967 का वो दिन आता है जब 1967 में वॉर होता है इसराइल और इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन के बीच। ठीक, तो ये कंट्री और इसराइल के बीच जब वॉर होता है, तो उसके बाद हम देखते हैं कि सिचुएशन काफ़ी हद तक बदल जाती है। देखिए अभी तक तो हम लोग यहाँ पर देख रहे थे कि ये शेडेड एरिया जो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब कि यहाँ पर मैं कहूँगा कि बहुत माइन्यूट सी ही इजरायली पॉपुलेशन यहाँ रहती थी इन एरियाज में। ठीक है, बट धीरे धीरे 1967 में जब ये वॉर ख़त्म हुआ, उसके बाद तक इसराइल ने क्या किया, बहुत सारे एरिया इस वेस्ट बैंक का कब्जा लिया, अपने कब्जे में ले लिया। और यहाँ पर गोलान हाइट्स जो था, ठीक है, याद रखिएगा ये गोलान हाइट्स सीरिया के अंदर पड़ता था, उस पर भी इसराइल ने काफ़ी हद तक कब्जा कर लिया। देखिए गोलान हाइट्स एक ऐसी सिचुएशन है, ऐसी भौगोलिक स्थिति है गोलान हाइट्स की, यहाँ से आप सीरिया के जो राजधानी है ना वहाँ पर झांक सकते हैं खड़े होकर के, किसी छत से खड़े होकर के दूसरे के घर को देख लेना, कुछ ऐसा है गोलन हाइट्स का एरिया, जिसे रिसेंटली बशर अल असद की सरकार जाने के बाद इसराइल ने इस बफर जोन में भी कब्जा कर लिया। ठीक, तो 1967 की इस 6 डे वॉर में जो 6 दिन तक ये युद्ध चलता है, उसमें इसराइल के द्वारा काफ़ी हद तक इन एरियाज को कब्जा लिया जाता है। अब यहीं से देखिए विवाद तो 1948 से ही था, बट यहाँ से ये विवाद और भी ज़्यादा गर्मा जाता है, क्योंकि देखते हैं हम कि किस तरीके से इजिप्ट के साथ तो इसराइल की शांति वार्ता हो जाती है, जॉर्डन के साथ भी इसराइल की शांति वार्ता हो जाती है, सीरिया के साथ भी इसराइल की शांति वार्ता हो जाती है, ऊपर मैं बात करूं तो लेबनान से भी शांति वार्ता हो जाती है। लेकिन एक डिस्प्यूट नहीं सुलझता है, वो है क्या, वो है गाजा पट्टी के अंदर जो फिलिस्तीनी लोग रह रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा, गाजा पट्टी के अंदर जो फिलिस्तीनी लोग रह रहे थे और इस वेस्ट बैंक में जो फिलिस्तीनी लोग थे, इनको बहुत हद तक यहाँ से भगा दिया जाता है इसराइल के द्वारा। ठीक, अब ये जब लोग भाग जाते हैं यहाँ से, तो देखिए उसी समय 2006 में आते हैं, यहाँ पर आता है हमास। ठीक, इलेक्शन जीत जाता है गाजा के अंदर, मैंने बताया यहाँ से बड़ी पॉपुलेशन इस गाजा पट्टी में रहती है यहाँ पर। अब यहाँ पर आता है हमास यहाँ पर इलेक्शन जीत जाता है। उसके बाद से ही हमास का कहना था कि भाई देखिए हम राजी होंगे 2 स्टेट सॉल्यूशन पर, मीन्स आप एक तो फिलिस्तीन को पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए,
और जो पूर्वी यरूशलेम है ना, उसको राजधानी बनाइए फ़लस्तीन की। जबकि इजराइल का कहना है कि नहीं भाई, हम इस बात पर राजी नहीं होंगे, हम कोई भी फ़लस्तीनी देश अपनी सीमा के आसपास तो नहीं बनने देंगे। तो यहीं से ये विवाद नया जन्म ले लेता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इजराइल और हमास के बीच गतिरोध बढ़ता जाता है। इस बीच सीरिया से कुछ छोटे मोटे समुदाय इजराइल के ऊपर हमला करते हैं, और इजराइल का जो उत्तरी एरिया है, जो कि लेबनान सीरिया से लगा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है सेंसिटिव, संवेदनशील ये एरिया हो जाता है, बिकॉज ऑफ लेबनान से हिजबुल्ला, जिसको बैक करता है ईरान, और सीरिया से कुछ मिलिटेंट ग्रुप हमला करते रहते हैं इसराइल के ऊपर। ठीक है, उसका ही परिणाम हमने देखा था कि किस तरीके से 2023 में, यहाँ पर थोड़ा सा मैप से समझेंगे हम लोग, 2023 में 7 अक्टूबर 2023 का वो दिन था जब इसराइल के ऊपर हमास के द्वारा एक बड़ा अटैक किया जाता है। ठीक, याद करिए वो दिन, मैंने अपने वीडियोस कवर किए थे बहुत ज़्यादा, मैंने सबको समझाया भी था। 7 अक्टूबर के दिन इसराइल पर एक बड़ा हमला होता है, किसके द्वारा? हमास के द्वारा, गाज़ा के अंदर से। ठीक है, इसमें लगभग इसराइल के 1200 नागरिक मारे जाते हैं, 450 नागरिकों को लगभग बंदी बना लिया जाता है। ये सिचुएशन बनी थी। उसके बाद इसराइल के द्वारा हमला किया जाता है अगेन गाज़ा के ऊपर। ठीक, इसमें अभी तक बताया ये जा रहा है लगभग 45,000 प्लस लोग, जो इसराइल और हमास के बीच ये जो युद्ध चला है, मैं कहूँगा ये 2 स्टेट सॉल्यूशन की वजह से जो युद्ध चला था, उसकी वजह से लगभग 45,000 से ज़्यादा लोग तो गाज़ा के अंदर मार दिए गए युद्ध में। ये इतनी छोटी सी पट्टी है, उसमें 45,000 लोग मर गए और लगभग डबल लोग घायल हो गए। और ये ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कह रही है गाज़ा के स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट। समझिएगा आप, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। गाज़ा के स्वास्थ्य मंत्रालय की ये रिपोर्ट कहती है कि भाई देखिए, लगभग 1 लाख के करीब लोग जो हैं वो घायल हुए हैं, और कईयों तो घायल हो गए, गायब हो गए। ठीक, और इनमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि दोनों ओर से ही मैं कहूँगा, चाहे वो इजराइल हो चाहे वो हो हमास, गाज़ा के अंदर जो फ़िलिस्तीनी लोग और इजरायली जो नागरिक मरे हैं, वो कहीं ना कहीं ये जो विवाद है, 2 स्टेट डिस्प्यूट जो है, वो इसकी वजह से ही हुआ है। ठीक है ना। अब देखिए, धीरे धीरे सिचुएशन और भी बदल रही है। रिसेंटली जब से डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए हैं, हमने देखा कि वो एक के बाद एक विवादित बयान दे रहे हैं। सबसे पहला तो उनका वो जो बयान आता है डोनाल्ड ट्रंप का, उनका कहना है कि भाई देखिए, फ़लस्तीनियों को कोई अधिकार नहीं है कि वो अब गाज़ा के अंदर लौटे, क्योंकि देखिए बताया ये जा रहा है कि जो गाज़ा है ना, वो अब से 70 साल पीछे जा चुका है। आप समझिएगा, 70 साल पीछे गाज़ा जा चुका है। और वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भाई गाज़ा के जो लोग हैं, जो कि दक्षिणी इस एरिया में चले गए थे, इस एरिया में, और यहाँ पर सीमा टच करती है मिस्र की, उनको अब वापस लौटने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी रहने लायक है नहीं। इनका कहना था कि भाई ये जो लाखों लोग हैं ना, इनको डिपोर्ट कर दो, इनको ट्रांसपोर्ट कर दो सऊदी अरब की सीमा के पास। ये तो नेतन्याहू का कहना था कि भाई इनको सऊदी अरब की सीमा के पास ट्रांसपोर्ट कर दिया जाए। अब जो विवाद चल रहा है, वो नया विवाद जन्म ये लेने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि मिडिल ईस्ट के अंदर ऐसी सिचुएशन आने वाले समय में बनेगी। हम देखेंगे कि मे बी 1947-48 से इजराइल इस एरिया में अपना विस्तार करता आया है, और आने वाले समय में भी हम देखेंगे कि गाज़ा के अंदर इजराइल कहीं ना कहीं अब और भी अपना विस्तार करेगा, क्योंकि ये जो गाज़ा का ऊपर का एरिया आप जो देख रहे हैं ना, यहाँ के एरिया को इजराइल द्वारा काफ़ी हद तक कब्जा लिया गया है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लिंक रोड्स हैं जिन पर इजराइल का इस समय कब्जा है। ठीक, अब मुख्य बात यह है कि आने वाले समय में ऐसा तो नहीं कि इजराइल की ये महत्वाकांक्षा या फिर अमेरिका की जो महत्वाकांक्षा है, वो या तो मिडिल ईस्ट को या फिर विश्व को कहीं ऐसा ना हो कि एक युद्ध में धकेले। देखिए, अभी तक तो जॉर्डन, इजिप्ट, बात करूं सीरिया और ईरान भी काफ़ी हद तक शांत है, और रिसेंटली हिजबुल्ला जो लेबनान से लगातार आक्रामक था इसराइल के ऊपर, वो भी इस समय शांत है। कुल मिला के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मिडिल ईस्ट की स्थिति शांत है, बिकॉज ऑफ कि डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने से पहले ही उन्होंने कहा था कि भाई इजराइल को ना तो ईरान पर हमला करने से पहले सोचना चाहिए, और ना ही गाज़ा के अंदर हमला करने से पहले सोचना चाहिए। तो डोनाल्ड ट्रंप की नीति इजराइल को लेकर बहुत क्लियर है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि इजराइल को फ्री हैंड मिले मिडिल ईस्ट के अंदर। और वो फ्री हैंड का मतलब अगर मैं साफ शब्दों में कहूँ तो कोई भी देश अगर इजराइल पर हमला करता है तो इजराइल उस पर कड़ी प्रतिक्रिया दे या फिर बहुत तगड़ा पलटवार करे।
यही कारण है कि हिजबुल्ला, हमास, जॉर्डन, इजिप्ट, मतलब जब डोनाल्ड ट्रंप का ये स्टेटमेंट आया था ना कि उन्होंने कहा था कि भाई देखिए इन लोगों को नहीं लौटना चाहिए गाज़ा के अंदर, जो फ़िलिस्तीनी हैं उनको गाज़ा के अंदर नहीं लौटना चाहिए, जब ये स्टेटमेंट आया था उसके बाद भी जो बड़े देश हैं उनका कुछ भी रिटेलिएशन नहीं आता है डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट के बाद। कुछ नहीं कहते हैं ये बड़े देश, सिर्फ इसलिए क्योंकि सभी देश अमेरिका की पावर को भली भांति जानते हैं। और जिस तरीके से अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के देशों के अंदर, मैं बात करूं कतर, सऊदी अरब, यूएई, इनके अंदर अपनी जो मौजूदगी दर्ज बनाई हुई है, जिस तरीके से मजबूत स्थिति में अमेरिका है इन देशों के अंदर, इसका मुख्य कारण यही है कि ये देश भी कुछ नहीं बोल पाए। आने वाले समय में हम लोग देखेंगे ये जो मैं शब्द बोल रहा हूँ आज, टू स्टेट डिस्प्यूट, आने वाले समय में हम देखेंगे कि फिर से ये टू स्टेट डिस्प्यूट उठेगा और मिडिल ईस्ट के अंदर वैसे तो उम्मीद की जाती है कि भाई शांति ही बहाल रहे, बट आने वाले समय में हम देखेंगे कि गाज़ा की स्थिति और भी बदलती हमें नज़र आएगी। जैसे जैसे युद्ध या झड़प इन देशों के बीच होगी वैसे वैसे गाज़ा की स्थिति हमें बदलती हुई नज़र आती रहेगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए गुड बाय।